सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और सारणिक, मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स। पिछली क्लास में डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी चल रही थी, कुछ प्रॉपर्टी हो गई थी, कुछ प्रॉपर्टी और रह गई थी। वैसे डिस्कस आपने कर ली थी, पढ़ना रह गया था तो उनको और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी 7, यदि एक सारणी की किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ने या घटाने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। दोबारा से, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो आफ्टर मल्टीप्लाइंग द सेम क्वांटिटी टू ईच एलिमेंट, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। यानी कि एक रो के एलिमेंट्स में दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोई भी मल्टीपल प्लस या माइनस कर दें तो सारणिक के मान में चेंज नहीं होता। इसको सिंबल्स में भी लिख सकते हैं आप। जैसे आपने लिखा, पहले आपने लिखा था, पहले कैसे लिखा था? पहले आपने इस तरह से लिखा था, जैसे ये R1, R2, R3 तीन रोज हैं। पहली रो में दूसरी रो का k गुना ऐड कर दिया, या लैम्डा गुना, या कह दो m गुना। यहाँ m गुना लिख रखा है तो मैं m गुना लिख देता हूँ, m R2 R3। पहली रो के एलिमेंट्स में दूसरी रो के एलिमेंट्स में m से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यही कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ ऐड किया है आपने, यहाँ कॉलम में कर दिया। यहाँ तो क्या किया, दूसरी रो में m से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, ये दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ क्या किया है, यहाँ पहला कॉलम, ये पहले कॉलम में दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को m से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपन ने पहले डिस्कस भी किया था, एग्जाम्पल भी देखे थे, उससे प्रूफ भी किया था। और ज़्यादा दो रो के मल्टीपल भी ऐड कर सकते थे। जैसे ये पहले कॉलम में दूसरे और तीसरे कॉलम का क्रम से m और n गुना ऐड कर दिया। इसी तरह से यहाँ ये पहली रो में दूसरी और तीसरी रो का लैम्डा और म्यू गुना करके ऐड कर दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर अपन ने क्वेश्चंस भी, एक दो एग्जाम्पल भी देखे थे पिछली क्लास में, तो अब ये दोबारा से लिख दिया है। तो आप, बहुत पॉपुलर प्रॉपर्टी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको लर्न करके रखनी है। इसको अप्लाई भी करते हैं जब डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालते हैं। अभी अपन क्वेश्चन कर रहे थे पिछली क्लास में, तो अपन ने यूज किया था ऐसे। अब एक एग्जाम्पल दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो 4316, सेकेंड रो 3574 और थर्ड रो 1732। इस सारणी का मान निकालना है। तो एक तो तरीका होता है अपन सीधा एक्सपेंड कर लेते हैं, छोटे छोटे नंबर होते हैं तो सरस डायग्राम से ही कर लेते हैं। वैसे तो सेकंड और थर्ड कॉलम तो ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर है, लेकिन पहले कॉलम में ज़्यादा बड़े नंबर हैं, डबल डिजिट वाले। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इस तरह के ऑपरेशंस लगाते हैं जो पीछे पढ़े थे आपने, कि मैक्सिमम छोटे वैल्यू आ जाएं या जीरो बन जाए। तो ये ऑब्जर्वेशन की बात है, आपको देख के अपने आप ही करना होता है। तो यहाँ देखें, यहाँ अपन क्या करें, अप्लाइंग ऑपरेशन। अब कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि छोटे एलिमेंट हो जाएं? संक्रिया। अब देखें, पहले कॉलम के जो नंबर्स हैं उनको स्मॉल बनाना चाहते हैं। अगर 6 से देखें, अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 7 × 6 42, ये 43 है। 7 × 4 28, ये 37 है। और ये 7 × 2 ये 17 हो जाएगा, ये 14। और अगर इसको भी ऐड कर दें, या तो आप ये लगा दें संक्रिया R1 - 7 टाइम्स R3 लगाने पर, तो उससे क्या होगा, इससे फर्स्ट कॉलम देखते हैं। 7 × 6 43 - 7 × 6 यानी 42, 1 आ गया। फिर 35 - 28 7 आ गया। और इसमें आपका 17 - 14 3 आ गया। सेकंड कॉलम 143 और ये 642। अब यहाँ तो क्या है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो ये 0 हो गया डायरेक्ट, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। C1 आइडेंटिकल टू C2। और इसके अलावा एक और ऑपरेशन लगा सकते थे, तो उससे 0 बन जाता। क्या लगाते हैं आप ऑपरेशन, ये C1, मैंने वहाँ गलत लिख दिया है, C1 में ऑपरेशन लगाए आपने, ये रो लिख दिया, रो नहीं है, ये C थे।
C1 माइनस 7C3। अब दोबारा से C1 गोज़ टू C1 माइनस 7C3 प्लस C2। थर्ड कॉलम में 7 से मल्टीप्लाई किया और C2 को ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या होगा, सारे एलिमेंट 0 हो गए। 173 बने थे आपके, और फिर C2 को और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 माइनस 1 7 माइनस 7 3 माइनस 3 0। और ये क्या है, 173 642, तो ये 0 आ गया। ये आप लोगों को, जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है वो अपने आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 11th-12th की अपनी बुक लेंगे और बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को आप 0 लेवल के जो क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में उनको करेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी दे रहे हैं अपन छोटे छोटे, तो आपको ये ऑपरेशन कैसे है, ये अपने आप, इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है कैसे निकाल रहे हैं, ये आपको ऑब्जर्वेशन से और अपने आप ही करना होगा। ये ऑपरेशन लगा दिया, तीनों एलिमेंट 0 हो गए। ये ऑपरेशन लगाया C1 माइनस 7C3, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू 0 हो गई। और देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट कॉलम 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, सेकंड कॉलम 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, थर्ड कॉलम 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1। अब ऑब्जर्वेशन से अपने आप देखना है। एक तरीका तो है कि इनकी अपन वैल्यूज लिख लें, और एक ये है कि बिना वैल्यू लिखे वैसे ही कर लें, मतलब 2 क्यूब को 8 लिख दें, 3 क्यूब को 27 लिख दें, ऐसे भी कर सकते हैं और बिना इसके भी कर सकते हैं। पहले तो डायरेक्ट देखते हैं। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला रिवाइज करें, x प्लस 1 होल क्यूब, देखें क्या आता है। x प्लस 1 होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब से ही x प्लस 1 होल क्यूब, तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटी छोटी आइडेंटिटी जो छोटी क्लासों में हैं, बेसिक्स हैं, वो जितनी अच्छी तरह से याद होंगे तभी आपको स्ट्राइक करेगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो जो 0 लेवल की चीज़ें हैं 8th 9th 10th, वो सारी आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अब देखें ये ऑपरेशन, अब अगर अपन ऐसा करें इसमें कि C3 प्लस C2 अप्लाई कर दें, C3 प्लस C2, तो देखिए फर्स्ट कॉलम तो रहा आपका 2Q 3Q और ये 4Q, सेकंड कॉलम रहा आपका 3Q 4Q 5Q, और जब आपने थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड किया 2Q प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 2 प्लस 1 होल क्यूब बन गया। सेकंड एलिमेंट 3 प्लस 1 होल क्यूब बन गया, और थर्ड एलिमेंट 4 प्लस 1 होल क्यूब बन गया। ये तभी स्ट्राइक करेगा जब डायरेक्ट आपको ये स्ट्राइक कर जाए कि x प्लस 1 होल क्यूब क्या होता है। और वो कैसे किया, इसकी फॉर्मेशन देख के, a प्लस बी होल क्यूब x प्लस 1 होल क्यूब, इसकी फॉर्मेशन से पता पड़ रहा है, तो स्ट्राइक किया। अब इसमें क्या किया, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए, तो 0 आ गया। क्यों, क्योंकि C2 और C3 सेम है, ये हो गया। अच्छा, अब ये क्या होता, अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं करता तो क्या करते आप, इसको दोबारा से लेते हैं आप, अगेन यही ले लिया, लेकिन अब क्या किया, अब सारे कॉलम्स को इनको कैलकुलेशन करके रख दिया। 2 क्यूब कितना हो गया, 8 आ गया, 3 क्यूब 27 आ गया, 4 क्यूब 64 आ गया। फिर यहाँ लिखा 3 क्यूब कितना हो गया, 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। अब इनकी वैल्यू रख दी आपने, 3 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 6 18 और 1 19। फिर नीचे लिखा 3 इंटू 3 स्क्वायर 27, 27 प्लस 9 36 प्लस 1 37। फिर आपने किया 4 स्क्वायर 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 12 60 प्लस 1 60, हाँ आ रहे हैं 16 63 या 48 48 12 60 60 प्लस 1 61, ये आ गया। अब आप यहाँ कौन सा ऑपरेशन लगा दें, अब ऑपरेशन लगा देते हैं आप ये C1 प्लस C3,
C1 गोज़ टू C1 प्लस C3। तो ये अप्लाई किया तो किसके बराबर आ गया, C1 प्लस C3 8 प्लस 19 27, 27 प्लस 37 64, 64 प्लस 61 125, और ये 27 64 125 19 37 61। अगेन दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू 0। कौन कौन से कॉलम हो गए, C1 और C3 बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए, तो वैल्यू 0 आ गई। यहाँ आपको कैलकुलेट करना पड़ा, और अगर x प्लस 1 होल क्यू आपको स्ट्राइक करता है तो ये तो ओरल ही हो गया, लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को ऐड करने के बाद क्या आ रहा था, 2 प्लस 1 होल क्यू, 3 प्लस 1 होल क्यू, 4 प्लस 1 होल क्यू, वो सेकंड कॉलम में दिखाई दे रहा था। तो फाइनली क्या हुआ, वही ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन कब लगाना है वो आपको अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या हो गई इसकी, 0। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू, अब एक डिटरमिनेंट दे रखा है, फंक्शन बना के दे दिया है, एफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट रो के एलिमेंट 1x x प्लस 1, सेकेंड रो के एलिमेंट 2x x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स, थर्ड रो के एलिमेंट्स हो गए 3x इंटू एक्स माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 एंड x प्लस 1 x इंटू एक्स माइनस 1। देन f100, वैल्यू ऑफ f100 इज, f100 की वैल्यू देखिए। जब ये बड़े वाले एक्सप्रेशन है और इसमें बिल्कुल छोटा दिख रहा है तो देखिए या तो 0 आ जाए या एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए, तो या माइनस एक्स आ जाए, तो आप ये रख सकते हैं इनमें से कोई वैल्यू। तो अब देखें, फिर यहाँ वही आपकी कैलकुलेशन स्किल डिसाइड करेगी कितना आसानी से कर सकते हैं। इसका आप एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, बहुत टिपिकल हो जाएगा। फिर आप ये देखें किस किस को ऐड करने से बन रहा है। तो थर्ड रो में तो थोड़े बड़े एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ देखें ये 1 और x प्लस 1 दोनों का सम ये x प्लस 1 है। 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन रहा है। यानी कि ये दोनों कॉलम को ऐड कर दें, फर्स्ट और सेकंड को, तो थर्ड कॉलम बन रहा है। तो अपन यही कर देते हैं, अप्लाइंग ऑपरेशन C2 प्लस C1, C2 गोज़ टू C2 प्लस C1। तो फर्स्ट कॉलम तो ऐसा ही रखते हैं अपन, fx1 2x और ये रहा 3x इंटू एक्स माइनस 1। अब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ऐड कर देते हैं। x प्लस 1 कितना आ गया, x प्लस 1 आ गया, 2x और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स और 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। अब थर्ड एलिमेंट देखते हैं, थर्ड एलिमेंट में यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया, यहाँ x और x माइनस 1 है, यहाँ भी x इंटू एक्स माइनस 1 है, कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से फिर वो आएगा 3 प्लस एक्स माइनस 2, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। ये लिख देते हैं, तो यही आपने यहाँ लिख दिया, क्या आ गया, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स एज इट इज नोट कर दें, x प्लस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, और यहाँ आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब आप देखें तो सेकेंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल हो गए यानी कि 0 हो गया। दिस एम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि जो ये डिटरमिनेंट दे रखा है इसकी वैल्यू 0 आ गई, ये x पर डिपेंड ही नहीं है, x बराबर कुछ भी रख दें। तो देयरफॉर f100 कितना आ गया, फिर f100 बराबर 0 आ गया। तो सिर्फ कैलकुलेशन स्किल और जो फैक्टर्स वगैरह जो होते हैं जो छोटी लेवल के हैं वही आपको डिसाइडिंग हो रहे हैं। इसमें आपने सेकंड और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ऐड किए, सेकंड और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट किए तो 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ये आ गया, वो थर्ड कॉलम में दे रखे थे। दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू 0 हो गई। इसलिए किसी भी पॉइंट पर वैल्यू f0 पूछेंगे तब भी 0 आएगी, f1 पूछेंगे तब भी 0 होगा, f2 पूछेंगे तब भी 0 होगा। तो फाइनली f100 कितना हो गया, 0। तो फर्स्ट आंसर आ गया। ये इसमें एग्ज़ाम वाला टैग लगा नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम वाली क्वेश्चन है, सब एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो ये आपको थोड़ा केयरफुली
जब थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो सीट में दे रखे हैं उनको आप 1-2 बार करेंगे तो बाकी जान पहचान हो जाएगी। बाकी नए क्वेश्चन भी करना आना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। सारणिक में का एक भाजक है, द वन डिवाइजर ऑफ द डिटरमिनेंट इज। अब इसमें वन डिवाइजर होगा तो वो कॉमन आना चाहिए। कॉमन अब कौन सा देखें, फर्स्ट रो में कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, सेकंड रो में भी नहीं दिखाई दे रहा, थर्ड में भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अपन इसमें क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन लगा देते हैं। अप्लाइंग, अब क्या ऑपरेशन लगाएं वो आप देखें। ऐसा ऑपरेशन लगाएं जिससे कि एक रो या एक कॉलम में सारे एलिमेंट सेम हो जाएं। संक्रिया क्या लगा दें आप इसमें, C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाने पर आपने क्या किया, तीनों कॉलम ऐड कर दिए। तो ये सारणिक पहले कॉलम में क्या आ गया, 1 + x + 2 + 3 x + 6 x + 6 x + 6 ये आ गया। सेकंड कॉलम एज इट इज 2 2 + x, ऑब्जेक्ट टाइप में तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। 3 3 3 + x। अब क्या कॉमन आ रहा है, x + 6x आ रहा है, x + 6। तो देयरफॉर x + 6 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। फैक्टर और यू कैन से डिवाइजर, फैक्टर कह सकते हैं या डिवाइजर। वहाँ डिवाइजर पूछा है तो डिवाइजर लिख दिया। x + 6 है फैक्टर ऑफ गिवन डिटरमिनेंट, क्योंकि एक कॉलम में कॉमन आ गया। ये दिए सारणिक का एक भाजक, एक ही भाजक पूछा था तो एक भाजक दिखाई दे गया और वो ऑप्शन में भी दे रखा है, भाजक x + 6 है। तो आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही देखा कि अगर इसमें C1 + C2 + C3 अप्लाई कर दें तो पहले कॉलम में सारे एलिमेंट x + 6 x + 6 x + 6 बन गए। इसका मतलब x + 6 कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ गया तो वही डिवाइजर हो गया। तो आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन शार्प होनी चाहिए। और अब R1 + R2 + R3 लगाते तब नहीं बन रहा था, तो ये आपको अपने आप ही डिसाइड करना पड़ेगा। और कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जो अपनी 11th वाली बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं पहले उनको कर लें, और जिन लोगों ने पहले किया हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर होते जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि एक सारणिक की सभी पंक्तियों के अवयव समान या असमान सारवंतर वाली समांतर श्रेणी में हों तो सारणिक का मान 0 होता है। अर्थात ये सारणिक दे रखा है, पहले कॉलम में दे दिया ABC, दूसरे कॉलम में A + P B + Q C + R, और तीसरे कॉलम में A + 2P B + 2Q C + 2R। यानी कि पहले रो के एलिमेंट देखें तो AP बन रही है, A + P A + 2P। दूसरे रो में भी AP बन रही है, कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, B + Q B + 2Q। थर्ड रो में भी AP बन रही है। दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ़ इन ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर द एलिमेंट्स इन ऑल द रोज आर इन AP विद सेम और डिफरेंट कॉमन डिफरेंस, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी 0। तब सारणिक का मान कैसा होगा, 0 होगा। मैं न्यूमेरिकल लिख के बताता हूँ आपको। ये डिटरमिनेंट ले लेते हैं 1 3 5। पहली रो में क्या एलिमेंट लिख दिए, 1 3 5, 1 + 2 3 3 + 2 5 AP दे दी। और भी लिख सकते हैं 2 3 5 3 8, और भी लिख सकते हैं 7 8 9। पहली रो के एलिमेंट्स AP दे रखी है, दूसरों के एलिमेंट्स वो भी AP दे रखी है, 2 + 3 5 5 + 3 8। तीसरी रो के एलिमेंट 7 + 1 8 और 8 + 1 9। अब यहाँ क्या करें आप, अप्लाइंग C2 - C1 C3 - C2। फर्स्ट कॉलम एज इट इज, फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो क्या आ गया 2 3 1, और C3 - C2 किया तब क्या आ गया 2 3 1। निश्चित रूप से वही आएगा, क्योंकि AP में किसी भी पद में से पिछला पद घटाएं तो कॉमन डिफरेंस ही तो आता है। तो सेकंड कॉलम में भी कॉमन डिफरेंस आ गया और वही कॉमन डिफरेंस थर्ड कॉलम में आ गया। सेम कॉमन डिफरेंस होते तो सेम एलिमेंट आ जाते, अलग अलग हैं तो अलग अलग आ गए। अब दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो ये 0 हो गया। तो अगर किसी भी डिटरमिनेंट में ऐसा दे रखा हो कि
रो में या कॉलम में जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं वो कैसा हो, एपी में हो, तो सारणिक का मान 0 होगा। जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट एपी में, सेकंड रो के एलिमेंट भी एपी में, थर्ड रो के एलिमेंट्स भी एपी में, तो ये जब C2 माइनस C1 और C3 माइनस C2 करेंगे तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम डेफिनेटली आइडेंटिकल बन जाएंगे। आइडेंटिकल हो जाएंगे तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो सारणिक का मान 0 हो गया। तो आप याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। सारणिक का व्यंजक स्वतंत्र है। द एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज फ्री फ्रॉम, किससे फ्री है? एक तो ऑब्जर्वेशन से देखते हैं, बाई इंस्पेक्शन, निरीक्षण द्वारा। निरीक्षण द्वारा क्या दिख रहा है कि ए बी सी की पोजीशन तो सेम है। ए बी सी, ना तो इसकी वैल्यू बी हो सकती है, ना ए हो सकती है, ना सी हो सकती है, क्योंकि कोई किसी भी एक को आप दूसरे के कंपैरिजन में इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। तो एक्स ही दिख रहा है कि एक्स से ही फ्री होगा। ए से फ्री होगा तो बी से क्यों नहीं होगा, बी से होगा तो ए से क्यों नहीं होगा, या सी से क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए बी सी अलग है और एक्स की पोजीशन आइडेंटिकल है सब में, तो एक्स से फ्री होगा। एक तो देख के ही लिख दिया आपने। अब कैलकुलेशन की बात देखते हैं। 1 2 3 2 3 4 ये एपी में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ अगर अपन ऑपरेशन लगा दें, अब कैलकुलेशन से देखते हैं। इंस्पेक्शन से तो आ गया ये, निरीक्षण द्वारा किससे फ्री है? एक्स से स्वतंत्र है, फ्री फ्रॉम एक्स। अब अपन देखें, अपन ऐसा करते हैं, यहाँ ऑपरेशन कौन सा लेते हैं? ऑपरेशन अप्लाई करते हैं अपन R1 प्लस R3 माइनस 2R2। फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगाते हैं, 1 प्लस 3 ऐड करते हैं और सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखें क्या आएगा, x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3 2x प्लस 4 और माइनस एक्स प्लस 2 का डबल 2x प्लस 4 0 हो गया। क्या किया? R1 प्लस R3 माइनस 2R2। और ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 2 3 2 3 4 एपी में है। ए बी सी एपी में हो तो ए प्लस सी बराबर 2 भी होता है। तो वो अगर यहाँ ये दे रखा होता कि ए बी सी एपी में, तब तो डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं दे रखा था। अपन तो ऑब्जर्वेशन से 1 2 3 2 3 4 को देख रहे हैं। हाँ, फिर सेकंड एलिमेंट देखते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 2x प्लस 6 माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 3 2x प्लस 6, वो भी 0 हो गया। और यहाँ x प्लस एक्स माइनस 2x वो तो कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया a प्लस सी माइनस 2b। या तो यहाँ भी न्यूमरिकल होते, या ये दे रखा होता कि a प्लस सी माइनस 2b 0 है तो वैल्यू 0 आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं दे रखा है तो आपने वही लिख दिया। अगर ये दे रखा होता कि ए बी सी ए पी में, तो वो 0 हो जाती। अब ये टर्म ऐसे कैसे लिख दिया आपने? x प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस बी, और यहाँ आ गया x प्लस 3 एक्स प्लस 4 और ये x प्लस सी। अब क्या किया आपने? फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया, 0 इंटू समथिंग 0, फर्स्ट दो टर्म तो 0 हो जाएंगी। थर्ड एलिमेंट लिया आपने a प्लस सी माइनस 2b, और इसके बाद क्या आएगा? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, क्या दो x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो क्या है? फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो तो एज इट इज रहा। अब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से भी आएगा स्क्वायर करने में, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल। मिडिल टर्म आएगी 2x प्लस 4x 6x, वहाँ से भी आएगा, वो भी कैंसिल। तो ये 4 इंटू 2 8 माइनस 9 माइनस 1 आ गया। तो इसमें कहीं भी x नहीं दिख रहा, तो लिख देंगे विच इज फ्री फ्रॉम x, जो कि x से स्वतंत्र है, जो कि x से स्वतंत्र है। तो जो अपन ऑब्जर्वेशन से लिख रहे थे वही आपने देखा कैलकुलेशन से आ गया, क्योंकि a b c तीनों में से किसी एक को अपन नहीं कह सकते। अगर a से फ्री होगा तो b से भी फ्री हो जाता, c से भी हो जाता, इसलिए x की पोजीशन अलग थी, a b c की अलग थी, इसलिए देख के लिख दिया। और बाकी फिर आपने कैलकुलेशन से किया। कैलकुलेशन में क्या ऑपरेशन लगाया है आपने? R1 प्लस R3 माइनस 2R2 लगाया, दो 0 फॉर्म हो गए, फिर एक्सपेंड किया, x वाली टर्म अपने आप गायब हो गई, तो ये x से फ्री हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं।
यदि टी पी, टी क्यू, टी आर एक समांतर श्रेणी के क्रमशः पी में, क्यू में और आर में पद हों तो इस सारणिक का मान है। अगेन, इफ टी पी, टी क्यू, टी आर आर द pth, qth and rth terms of an arithmetic progression respectively, then value of determinant first column TP, TQ, TR, second column PQR, third column 1 1 1 is, इसकी आपको वैल्यू चाहिए। तो पहले तो आप लर्न कर लें इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। कोई भी समांतर श्रेणी का पीमा पद टीपी, क्यूमा पद टीआर और आरमा क्यूमा पद टीक्यू और आरमा पद टीआर हो तो इस सारणिक का मान 0 होता है। ट्रांसपोज करके भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख दिया टीपी, टीक्यू, टीआर, पीक्यूआर 1 1 1, ये 0 होता है। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए तो आपको लर्न करके रखना है कि इसकी वैल्यू 0 है। अब कैसे है वो प्रूव कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। लेट गिवन ए पी इज स्मॉल ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ये आपकी गिवन ए पी है, ये दे रखा है। तो पीमा क्यूमा पद लिख सकते हैं। तो देयरफॉर nth टर्म, बस उम्मीद है सभी को याद होगा, फिर भी मैं nth टर्म का फॉर्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ। nth टर्म क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप वो सारणिक लिख लेते हैं। दिया सारणिक गिवन डिटर्मिनेंट, तो क्या लिखा है आपको, यहाँ लिखा है टी पी, ये टी क्यू और ये टी आर और ये पी क्यू आर 1 1 1, ये है आपके पास। अब टीपी की वैल्यू लिख दें आप। टीपी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ लिखें पीमा पद ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्यूमा पद ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, फिर आरमा पद ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड कॉलम पी क्यू आर, थर्ड कॉलम 1 1 1। अब फिर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं आप। 0 कैसे लिख सकते हैं, जो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें अपन ने वो डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ साइड में लिख दूँ। अगर कोई भी एक सारणिक है ए बी सी और ये एल एम एन, दो कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी सी एल एम एन है, तीसरा कॉलम इनके लीनियर कम्बिनेशन से बन रहा हो, रेखीय संयोजन से बन रहा हो, जिनमें समान गुणज लेके बनाए, तो उसका मान 0 होगा। यानी कि यहाँ लिख दें एक्स ए प्लस बाई एल, एक्स बी प्लस बाई एम, एक्स सी प्लस बाई एन। इस सारणिक का मान 0 होता है। कैसे 0 होगा, आप यहाँ ऑपरेशन लगा सकते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाएं, C3 माइनस एक्स टाइम्स C1 प्लस बाई टाइम्स C2। इस ऑपरेशन को लगाएंगे तो क्या होगा, थर्ड कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे। देखें, तीसरे कॉलम में से क्या किया आपने, फर्स्ट कॉलम में x से मल्टीप्लाई करके और सेकंड कॉलम में y से मल्टीप्लाई करके घटा दिया। तो एक्स ए प्लस बाई एल वही एक्स ए प्लस बाई एल दे रखा है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ एक्स बी प्लस बाई एम ये आ जाएगा, एक्स सी प्लस बाई एन यही टर्म दे रखी है, तो 0 हो जाएगा। यानी दोबारा से क्या कह रहा हूँ, दो कॉलम दे रखे हों और तीसरे कॉलम के एलिमेंट दो कॉलम के अवयवों से के लीनियर कम्बिनेशन हो, रेखीय संयोजन हो और गुणज समान है एक्स और वाई, तो सारणिक का मान 0 है। यहाँ क्या है, पी क्यू आर 1 1 1 इनके ही लीनियर कम्बिनेशन से बन रहा है। देखिए ए प्लस डी है तो कांस्टेंट हो जाएगा, पी डी क्यू नहीं, ए माइनस डी ए माइनस डी और पी डी क्यू डी आर डी सीधा सीधा 0 हो जाएगा। और सीधा नहीं लिख सकते हैं इसको, आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं और आंसर आ जाएगा आपका। और अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो फिर अपन इसमें ऑपरेशंस लगा देते हैं। देखिए क्या ऑपरेशन लगाते हैं,
पहले तो ए को हटा दें आप, इसमें C1 माइनस ए टाइम्स C3, तो क्या आ गया यहाँ पर P माइनस 1 इंटू डी, Q माइनस 1 इंटू डी, R माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया PQR 1 1 1। पहले तो ए हटा दिया। अब यहाँ से डी कॉमन ले लें आप, डी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डी हटा देंगे आप ये, और डी हटाने के बाद आउटसाइड आपका डी आ गया, ये आ गया डी आपका। अब P माइनस 1, अब देखो या तो 1 ऐड कर दो, C1 प्लस C3 कर दें, C1 प्लस C3 कर दें, क्या है डी तो राइट साइड में, वो आउटसाइड है, C1 प्लस C3, तो क्या जाएगा PQR, और ये भी PQR, और ये 1 1 1, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू 0 हो गई, तो ये सारणिक की वैल्यू 0 हो गई। तो दोबारा से, एक तो मैंने ये कहा था कि आपको लर्न करके रखना है, किसी भी समांतर श्रेणी का पीमा पद TP, क्यूमा पद TR और आरमा पद, क्यूमा पद TQ और आरमा पद TR हो, तब सारणिक TP TQ TR PQR 1 1 1 इसकी वैल्यू 0 होती है। ये आपको याद करके रखना है और अच्छी तरह से डाइजेस्ट करना है, और कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, अभी आपने किए तो ये है। इसको और भी कई तरह से लिख सकते हैं आप, कैसे लिख सकते हैं देखें। दूसरा इस पर डिपेंड बता दूं, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के Pवें, Qवें, Rवें पद क्रम से A B C हों, तब ये आप पहले से जानते हैं, अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं और उनका अगर लॉग ले लें तो वो AP में आ जाते हैं। अभी तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, फिर बताते हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी के P में, Q में, R में पद क्रम से A B C हों, तब log A, log B, log C, PQR 1 1 1 ये बराबर भी 0 होगा। वहाँ क्या था, पीछे क्या था, P में, Q में, R में पद वो समांतर श्रेणी में थे, वो समांतर श्रेणी में थे, तब आपको प्रूव करना था। अभी आपने क्या लिखा है, P में, Q में, R में पद ABC हों और गुणोत्तर श्रेणी में हों। वहाँ क्या था, देखो वहाँ भी देख लेते हैं एक बार दोबारा से। TP TQ TR एक समांतर श्रेणी के क्रम से P में, Q में, R में पद हों, वो समांतर श्रेणी के पद थे। और अब अपन क्या ले रहे हैं, अब गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहे हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी के P में, Q में, R में पद क्रम से ABC हों। अगर ABC गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो log A, log B, log C समांतर श्रेणी में होती है। तो ये समांतर श्रेणी के P में, Q में, R में पद हो गए। वहाँ TP लिख रखा था, अब यहाँ क्या लिख दिया, TP TQ TR को log A, log B, log C लिख दिया। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि एक हरात्मक श्रेणी के Pवें, Qवें एवं Rवें पद क्रम से ABC हों, तब पहले AP लिखा, फिर अपन ने GP लिखा, अब हरात्मक श्रेणी लिख रहे हैं। If Pth, Qth and Rth term of an harmonic progression are small a, small b, small c, then determine BC, CA, AB, PQR 1 1 1 दिस इक्वल टू 0। अब ये 0 होगा। ये 0 क्यों होगा, अगर पहली रो में से अपन ABC कॉमन ले लें या ABC से डिवाइड कर दें, 0 है तो डिवाइड कर सकते हैं, या नहीं तो कॉमन ले लो आप। कॉमन लेंगे अगर इसमें ABC, तो ये क्या बन जाएगा, ABC कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा आपके पास ABC, ये 1/A, 1/B, 1/C, PQR 1 1 1। वहाँ क्या दे रखा था अपने क्वेश्चन में, TP TQ TR। यहाँ क्या दे रखा है, हरात्मक श्रेणी का पीमा पद A, क्यूमा पद B और आरमा पद C है।
अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उनकी रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, यानी कि 1/r 1/b 1/c ये समांतर श्रेणी के TP TQ TR हो गए। यानी TP TQ TR को 1/a 1/b 1/c लिख रखा है। और यहाँ क्या था, यहाँ TP TQ TR को log A log B log C लिख रखा है। कॉलम में भी लिख सकते हैं और इसको रो में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे, log A log B log C, और ये P Q R 1 1 1 एक ही बात है। ये भी 0 के बराबर आएगा, ये भी, क्योंकि डिटरमिनेंट A बराबर डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज होता है। तो देखो अब ये कैसे हो जाता है, ये मैं बताता हूँ। यदि A B C गुणोत्तर श्रेणी में हो तब B² बराबर AC, ये तो डेफिनेशन है। अगर ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो B² बराबर AC होता है। लॉग ले लिया, लॉग लेने पर क्या आ जाएगा, log ऑफ B², log ऑफ B² इक्वल टू log ऑफ AC, और log ऑफ B² को क्या लिख दिया आपने, 2 log ऑफ B, और log ऑफ AC को क्या लिख दिया आपने, log A प्लस log C, यानी 2 log B इक्वल टू log A प्लस log C। इसका मतलब log A log B log C आर इन AP, log A log B log C समांतर श्रेणी में है। अगर ABC समांतर श्रेणी में हो तो 2B बराबर A प्लस C होता है। तो यहाँ बीच वाली जो टर्म है उसका डबल पहली और थर्ड के योग के इक्वल हो गया। तो log A log B log C गुणोत्तर से, अगर ABC गुणोत्तर श्रेणी में हो तो log A log B log C समांतर श्रेणी में है। और अगर ABC किसी गुणोत्तर श्रेणी के P में Q में R में पद हैं तो ये log A log B log C उससे संगत समांतर श्रेणी के P में Q में R में पद होंगे। तो अपन ने दोबारा से मैं एक बार डिस्कस कर लें। फिर आपने क्या पढ़ा कि किसी भी समांतर श्रेणी का पीमा पद, क्यूमा पद, आरमा पद क्रमशः TP TQ TR हो तब ये सारणिक TP TQ TR PQR 1 1 1 ये 0 के बराबर होगा, किसी भी समांतर श्रेणी में हो। और जब TP के लिए क्या लिख दिया, फिर आपने TP के लिए आपने क्या दिया कि log A log B log C ये किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः P में Q में R में पद हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर ABC किसी गुणोत्तर श्रेणी के P में Q में R में पद हैं तो log A log B log C एक समांतर श्रेणी के P में Q में R में पद हैं तो इसकी सहायता से ये भी 0 हो गया। फिर आपने क्या कहा, ABC किसी हरात्मक श्रेणी के P में Q में R में पद हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 1/A 1/B 1/C क्या होंगे, संगत समांतर श्रेणी के P में Q में R में पद होंगे। तो वो हो जाएगा 1/A 1/B 1/C रो में या कॉलम में कहीं भी लिख दें, PQR 1 1 1 ये 0 के बराबर होगा। ये 0 के बराबर होगा तो पहली रो में आपने ABC से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, ये BC CA AB, और ये PQR 1 1 1 ये 0 के बराबर होगा। इन पे डिपेंड कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ था एक, फर्स्ट ग्रेड में प्रोग्रेशन सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आया हुआ था। तो ये बेसिक चीज़ें वो तो अपन को पता होनी चाहिए। तो अगर अपन को ये याद था तो वो डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन में आएगा, वो अगर आ गया और ये याद है तो वो ओरल बिना पेन चलाए हो रहा था। और अगर ये याद नहीं है तो वहाँ करना एग्ज़ाम वाले हॉल में करना मुश्किल था, बहुत टाइम खा जाता। तो दोबारा से ABC हरात्मक श्रेणी में किसी हरात्मक श्रेणी के क्रमशः P में Q में R में पद हों तो BC CA AB PQR 1 1 1 ये 0 होगा। तो ये आपको लर्न करके रखना है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। 9 प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति को n पंक्तियों को पार करके रख दिया जाए तो सारणिक का मान दिए सारणिक के मान से -1n गुना होता है। यह पहले कर चुके। अगेन, if any row of a determinant we passed over n rows
then value of the resulting determinant is -1 to the power n times of the value of given determinant। तो ये अपन पहले भी कर चुके थे। यहाँ पहली रो है, पहली रो को दो रो के पार करके आपने लिख दिया यहाँ, तो क्या आ गया आपके पास, ये -1 to the power 2 ये आ गया। पहली दूसरी थर्ड रो, पहली रो की को दो, पहली रो को पहली पंक्ति को दो पंक्तियों के पार करके लिख दिया, तो कितने बार चेंज होगा, माइनस का 2 बार चेंज हो गया। और अगर इसी तरह अगर 4 कोटि का होता तब, तो एक पंक्ति को या एक स्तंभ को 3 कॉलम पार कर रखेंगे तो 3 बार माइनस का चेंज होगा, 2 बार करेंगे तो 2 बार। अब यहाँ देखें, पहला कॉलम A1 A2 A3 A4, दूसरा कॉलम B1 B2 B3 B4, तीसरा कॉलम C1 C3 C4 और चौथा D1 D2 D3 D4। पहले कॉलम को उठा कर यहाँ लिख दिया, कितनी बार पार कर दिया, 3 बार, तो कितना चेंज होगा, -1 to the power 3, यानी माइनस 3 बार आएगा। और अगर ऐसा करते आप, पहली पंक्ति को दो पंक्ति पार करके रख देते, देखिए दूसरी पंक्ति A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3, और यहाँ लिख देते आप A1 B1 C1 D1, और चौथी पंक्ति ऐसे कैसे A4 B4 C4 D4, तो ये किसके बराबर हो जाता, -1 power 2 आ जाता। सारी पंक्तियाँ वो के वही, मतलब दो पंक्ति पार कर रखा तो 2 बार चेंज होगा। तो ये कितना हो गया, हाँ बस वही पहली डिटरमिनेंट लिख देते हैं, R1 R2 R3 R4, मतलब इसका साइन पहली पंक्ति को दो पंक्तियों को पार करके रख दिया तो माइनस का साइन 2 बार चेंज हो गया, यानी कि सेम रहेगा। तो ये थोड़ी प्रॉपर्टीज और उन पर क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। सारणिक का मान ज्ञात करने की क्रियाविधि, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अभी अपन ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनकी हेल्प लेंगे अपन। कोई भी सारणिक दे रखा है तो इन प्रॉपर्टीज की सहायता से जब भी किसी सारणिक का मान निकालना होगा, जैसे अभी अपन न्यूमेरिकल कर रहे थे, पहला वो 43 वाला था, तो क्या करेंगे, एक रो या एक कॉलम में अधिकतम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने यहाँ 2 0 हो गए और ये कोई भी एलिमेंट दे रखा है तो इससे एक्सपेंड करना आसान होगा। अगर किसी रो या कॉलम में अधिकतम 0 हो जाए, अगर तीनों 0 बन गए भाई देवे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 0 होंगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। तो अपन क्या करते हैं, पहले उस सारणिक में इन ऑपरेशंस की सहायता से अधिकतम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। या सारणिक को ऐसा करते हैं अपन, त्रिभुजाकार सारणिक में चेंज कर लें, ABC 0 DE 0 0 F। अब इस सारणिक का मान तो जानते हैं आप, क्या होता है, विकर्ण अवयवों के गुणा के बराबर A × DF। ये आपने अपर ट्राइंगुलर बना लिया, लोअर ट्राइंगुलर भी बना सकते थे, मतलब लोअर या अपर कोई भी बना लें, कोई भी ट्राइंगल बना सकते थे। तो जो जब त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हो जाएगा तो उसके विकर्ण अवयवों का गुणा जो आएगा, गुणा का जो वैल्यू आएगी वही सारणिक का मान होगा। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं ये, फिर आगे बढ़ते हैं। सारणिक का मान ज्ञात करने की क्रियाविधि, 3 या अधिक कोटि के सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में अधिकतम स्थानों पर 0 बनाने की प्रयास करते हैं, और फिर उसी पंक्ति या उसी स्तंभ की सहायता से इसका प्रसार कर देते हैं। और इसके लिए अपन क्या करेंगे, सारणिक के जो गुणधर्म है उनको काम में लेते हैं। अगेन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर, we should always try to make zeros at maximum number of places in any row or any column. Then expand the determinant along that row or column. To make 0 we use the properties of the determinant. जो above properties हैं जो अभी अपन ने पढ़ी थी, उन properties को ही अपन यूज करते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम सारणिक के गुणधर्मों की सहायता से दिए सारणिकों को त्रिभुजाकार रूप में बदल कर भी इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब त्रिभुजाकार फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपकी आ जाएगी। यदि दिए सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव ए दे रखा हो या 1 दे रखा हो, तो उसमें संक्रिया C1 - C2 और C2 - C3 लगाकर 2 शून्य बनाने का प्रयास करेंगे, और फिर उसी पंक्ति या उसी सारणी के अनुदेश प्रसार कर देंगे। जैसे सारणी कैसे दे रखा हो आपको, 1 1 1 ABC L M N, या सारणी कैसे दे दिया 1 1 1 PQR
और ए बी सी। यहाँ क्या दे रखा है, अगेन इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज ओनली एलिमेंट ए और 1 देन वी अप्लाइंग द ऑपरेशंस C1 माइनस C2 और यू कैन से R1 माइनस R2 एंड C2 माइनस C3 और R2 माइनस R3। इससे क्या होगा, अपन मैक्सिमम 0 बन जाएंगी। देन एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग दैट रोज। जैसे ये दे दिया तो इस वाले में क्या लगा सकते हैं आप, C1 माइनस C2 लगा सकते हैं, C2 माइनस C3 लगा सकते हैं। C1 माइनस C2 लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, C2 माइनस C3 लगाएंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें कौन सा लगाएंगे, इसमें R1 माइनस R2 या R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 या R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। कोई भी ऑपरेशन लगा के अपन मैक्सिमम जगह 0 बना लेंगे, 2 जगह 0 बना लेंगे। हाँ, ऐसा नहीं करेंगे कि C1 माइनस C2 लगा दिया, C2 माइनस C3 लगा दिया और C3 माइनस C1 लगा दिया, सारे ही 0 बन गए। इतने ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं आप। कितने ऑपरेशन लगाएंगे, मैक्सिमम उतने ही ऑपरेशन लगा सकते हैं कि कम से कम एक रो या एक कॉलम पुराने सारणिक वाली बचनी चाहिए। आप इसमें कितने ऑपरेशन लगाएं, इस तरह से ऑपरेशन लगा सकते हैं कि कम से कम एक रो या एक कॉलम पहले सारणिक वाला बचना चाहिए। ऐसे कहीं 3 लगा दिए सब जगह 0 बना देंगे तो वो वाला गलत हो जाएगा। हाँ, अति उत्साह में आके सारे ही लगा दिए, सब 0 बन गए, एक आता साहब ज़्यादा 0 बनाने, तो ऐसा नहीं कर सकते। अब ये कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट दे रखे हैं, यूजफुल भी हैं और स्पेशल भी हैं। इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपको लर्न करके रखनी है। ये अभी आप देखेंगे आगे यूज होंगे, पहले अपन ने किए थे, दोबारा लिख दिया है। ये पहला सारणिक क्या है, ये अपन ने प्रूव किया था 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ये आपने सॉल्व किया था पहले। तो इसकी वैल्यू आपको लर्न करके रखनी है। जिनको अभी तक याद नहीं है तो वो दोबारा प्रूफ करेंगे। ये सेकंड, ये भी आपने किया था, क्या आ गया 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ये प्रूफ किया था आपने। इसकी वैल्यू भी 4 है। एक्सपेंशन से भी किया था, सरस डाइग्राम से भी किया था। तो ये जो डिटरमिनेंट लिखे हैं स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद करके रखना है। अभी जो पीछे 1 1 की बात कर रहे थे वो भी अपन करते हैं अभी। ABC BCA CAB थर्ड सारणिक, ये भी आपने प्रूफ किया था, किसके बराबर है 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ। दोबारा से ABC BCA CAB, इसका ट्रांसपोज करें, सिमेट्रिक सारणिक है ये, ट्रांसपोज करेंगे तब भी यही आएगा, वैल्यू तो समान रहती है ही। तो ये किसके इक्वल आ गया 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ। उम्मीद है सबको याद होगा क्योंकि पहले अपन सॉल्व कर चुके हैं इसको, एक्सपेंशन से भी कर चुके हैं और सरस डाइग्राम से भी कर चुके हैं, तो याद होगा आपको। ये AHG HBF GFC दिस इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये भी आपको याद करके रखना है। ये भी आपने सॉल्व कर लिया था। चलो फिर भी करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं आप। लेफ्ट हैंड साइड लिखा आपने AHG HBF और GFC, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। R1 से एक्सपेंड किया, R1 से एक्सपेंड किया तो क्या होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या हुआ BFFC। फिर पहली रो का दूसरा एलिमेंट H, फिर H का कोफैक्टर H का सेकंड, तो जो सेकंड लिखेंगे वो कैसा आएगा, नेगेटिव साइन सहित आएगा, तो नेगेटिव साइन लगा दिया, ये आएगा HFGC। फिर पहली पंक्ति का तीसरा अवयव G और G का सेकंड लिखा, कितना आ गया HBGF। अब 2 कोटि के सारणिक आप एक्सपेंड कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए किया, क्या हो गया, यहाँ आ गया A इंटू BC माइनस F स्क्वायर माइनस H इंटू HC माइनस GF प्लस G इंटू HF माइनस BG। क्या हो गया फिर ये ABC माइनस AF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर माइनस माइनस प्लस HGF प्लस GHF माइनस BG स्क्वायर B स्क्वायर G। अब पहले जो
ए बी सी एफ जी एच हैं, पहले उन टर्म को लिख लेते हैं। ए बी सी, ये आप देखें एच जी एफ 2 टाइम्स आ रहा है तो आ गया 2FGH, पहला लिया, फिर आपने माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², जो आपको दे रखा था वही एक्सप्रेशन आ गया। देखें क्या है, ऊपर सारणिक दे रखा है आपको AHG HBF GFC, एक्सपेंड किया तो कितना आएगा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। कैसे याद करते हैं, ABC, ये तो ये रहा, ABC प्लस 2FGH माइनस पहला एलिमेंट लेंगे AF², फिर सेकंड माइनस BG², फिर थर्ड माइनस CH²। तो ये दोनों डिटरमिनेंट बिल्कुल बेसिक डिटरमिनेंट, बहुत महत्वपूर्ण, आपको याद करके रखने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, सेकेंड रो B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, थर्ड रो C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी इक्वल टू 0। तो बेहद आसान, क्या किया है इसमें, अपने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन लगा दिया, C1 गोज़ टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया। तो A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए 0, सेकेंड 0 और क्या आ गया, ये B माइनस सी, C माइनस ए, और यहाँ आ गया C माइनस ए, A माइनस बी, और ये A माइनस बी, B माइनस सी, तीनों एलिमेंट 0 हैं कॉलम में, तो वैल्यू 0 हो गई। आपने क्या ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो सारे एलिमेंट का सम 0 आ गया। A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए 0, B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी 0, और थर्ड रो C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस सी, ये भी 0। यहाँ देखें, ये अपने पहले डिस्कस कर चुके। तीसरे कॉलम में जो एलिमेंट हैं, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स के वो एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन है। देखो लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखा आपने ABC PQR, और ये कितना हो गया, XA प्लस YP, इधर कितना हो गया, XB प्लस YQ, और ये हो गया XC प्लस YR। क्या ऑपरेशन लगा दें, C3 गोज़ टू C3 माइनस X टाइम्स C1 प्लस Y टाइम्स C2। तो देखिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज ABC, सेकेंड कॉलम PQR, ये भी एज इट इज, ये 0 0 0 हो गया। जो अभी अपन TP TQ TR वाला प्रूफ कर रहे थे, तो अपन ने डिस्कस किया था कि एक कॉलम में बाकी दो कॉलम के एलिमेंट से लीनियर कम्बिनेशन से अवयव आ जाएं, रेखीय संयोजन से एलिमेंट आ जाएंगे तो 0। तो जब भी ऐसा सारणिक आ जाएगा, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, उसको 0 रख देंगे, और बाकी कैलकुलेशन से ये प्रूफ हो ही गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 1 1 ABC A² B² C², राइट साइड में A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, बहुत पॉपुलर सारणिक है, बार बार यूज होता है और एग्जाम में भी आ सकता है। कौन सा भी अपन डिस्कस कर रहे थे कि एक पंक्ति में 1 1 1 1 हो तो 2 0 बनाएंगे, तो उसकी सहायता से ही इसको प्रूफ करते हैं। पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लिया, 7th का A पार्ट, साइड क्या है, 1 1 1 ABC A² B² C²। तो क्या लगा दें ऑपरेशन, C1 माइनस C2 और C2 पर लगा दिया आपने C2 माइनस C3। तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस 1 0 A माइनस बी, और यहाँ आ गया A² माइनस B², फिर C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0 B माइनस सी, B² माइनस C², फिर 1 C² ये हुआ। अब फर्स्ट रो में 2 0 आ गए, तो इसी से एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसी से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया A माइनस बी, A² माइनस B², पहली दो टर्म तो 0 हो गई, और ये B माइनस सी, B² माइनस C²। फिर इसको अपन ऊपर ले लेते हैं,
तो देखिए क्या किया, पहले कॉलम में से a माइनस बी कॉमन लिया, a माइनस बी आ गया। दूसरे कॉलम से b माइनस सी कॉमन लिया, बाहर b माइनस सी आ गया। क्या बच गया है फिर 1 a प्लस बी और यहाँ 1 b प्लस सी। फिर एक्सपेंड कर दिया, a माइनस बी माइनस सी और ये हो गया b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, यानी फाइनली ये आ गया a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। बहुत आसान कैलकुलेशन और बहुत पॉपुलर डिटरमिनेंट, आपको निश्चित रूप से याद करके रखना है, क्योंकि बिना याद किए काम नहीं चलेगा। सॉल्व तो करना ही, पहले से याद है तो कोई बात नहीं है, प्रूफ भी नहीं करना है। हाँ, पहले से याद नहीं है तो निश्चित रूप से प्रूफ करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, मतलब रटना नहीं है, इतनी बार प्रूफ करना है कि आंसर अपने आप याद हो जाए। तो दोबारा से देखते हैं क्या था, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी यही है, क्योंकि आप जानते हैं डिटरमिनेंट ए बराबर ए ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज करने पर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये अब इसी को दूसरी तरह से लिख दिया, 1 1 1 ए बी सी सी ए बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, दोनों डिटरमिनेंट इक्वल हैं। एक तो ऑपरेशन से पहले को दूसरे में या दूसरे को पहले में चेंज कर सकते हैं, पहला याद है इसलिए मैंने दोनों लिखे हैं। और इसको पहले तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, जो अपन ने प्रूफ किया है अभी। देखिए यहाँ क्या किया, C1 में A से, C2 में B से और C3 में C से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग A टू C1 B टू C2 और C टू C3। लेकिन सारणी के तो नंबर होता है, इसमें से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, गुणा तो नहीं कर सकते। तो गुणा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं तो वो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ए बी सी से गुणा किया तो ए बी सी से ही भाग दे दिया। पहले कॉलम में ए से मल्टीप्लाई किया, पहले कॉलम में ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये ए स्क्वायर ए बी सी। देखें, पहले कॉलम में ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर ए बी सी बन गया। दूसरे कॉलम में बी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, बी स्क्वायर ए बी सी। तीसरे कॉलम में सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर ए बी सी, ये हो गया। अब तीसरी रो से ए बी सी कॉमन ले लिया, ए बी सी कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, बाहर वाले 1 ए बी सी से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, फर्स्ट रो हो गई ए बी सी, सेकेंड रो हो गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और थर्ड रो हो गई 1 1 1। अब तीसरी रो को 2 रो पार करके ऊपर ले आए आप इसे, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 2 रो पार करेंगे तो 2 बार माइनस के चिन्ह में परिवर्तन होगा, वो तो इसी के बराबर होगा। यानी कि फाइनली ये हुआ कि ये जो डिटरमिनेंट था आपके पास 1 1 1 ए बी सी सी ए बी, ये इसी के बराबर हो गया। मैंने तो ऐसे ही प्रॉपर्टी से प्रूव कर दिया है। आप क्या करेंगे, इसको फिर एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी से 2 जीरो बनाई थी तो आप इसकी सहायता से करेंगे। चलो इसको भी कर देता हूँ मैं दोबारा से एक बार। लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, 1 1 1 ए बी सी ए बी। क्या किया आपने, C1 माइनस C2 माइनस C3, अप्लाइंग ऑपरेशन C1 माइनस C2 माइनस C3। वही 2 जगह जीरो बना रहे हैं आप, तो 2 जगह जीरो बन गया। क्या आ गया, पहला ये जीरो A माइनस बी और यहाँ C कॉमन ले लिया तो आ गया ये B माइनस ए। फिर यहाँ लिया C2 माइनस C3 है जीरो B माइनस सी और यहाँ A कॉमन लिया तो वो आ गया C माइनस बी और थर्ड रो एज इट इज ए सी ए बी, ये हो गया। अब क्या किया आपने, थर्ड रो फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर दिया। तो एक्सपेंड किया तो क्या है अपने पास, ये 0 इंटू समथिंग 1 इंटू आएगा ये।
ए माइनस बी, पहली रो हो गई आपकी ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ से माइनस कॉमन लेके लिख दिया सी, तो ये भी ए माइनस बी, यहाँ से माइनस ए कॉमन ले लिया बी माइनस सी। अब क्या किया, पहले कॉलम से ए माइनस बी, दूसरे कॉलम से बी माइनस सी कॉमन ले लिया, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी। सारणी क्या बच गया अंदर, ये 1 माइनस सी और ये हो गया 1 माइनस ए। फिर सेकंड ऑर्डर का है, एक्सपेंड कर सकते हैं, वहाँ भी एक्सपेंड कर सकते थे, तो हो गया माइनस ए माइनस माइनस प्लस सी, यानी ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यही राइट हैंड साइड आ रहा था, यानी कि दोनों सारणी की इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। एक को दूसरे में प्रॉपर्टी की सहायता से कन्वर्ट कर लिया और अलग अलग दोनों को प्रूफ किया, अलग अलग भी वैल्यू निकाल ली। तो आपको लर्न करके रखना है। दोबारा से कौन से सारणी दे रखे थे, पहली रो 1 1 1, दूसरी रो ए बी सी, तीसरी रो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या तीसरी रो में बी सी सी ए बी, दोनों सारणी की इक्वल और दोनों की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। पहले आपने ये प्रूफ किया और फिर ये दूसरा वाला प्रूफ कर लिया, दोनों की वैल्यू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस से आ गई। फिर और आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया 8th, इसमें भी इसी तरह के सारणी दे रखें, पहली रो 1 1 1, दूसरी रो ए बी सी, तीसरी रो ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और यहाँ ऐसी दे रखा है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो इनको भी आप इसी तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इनकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आप अपने आप, चलो एक और कर देता हूँ, फिर आप अपने आप प्रूफ करना। लेफ्ट हैंड साइड लिया फिर आपने 8th ए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है आपके पास, 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। फिर वही 2 जीरो बनाते हैं पहले की तरह, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3। जब भी किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है, अपन हर बार यही कोशिश करते हैं कि किसी एक रो या एक कॉलम में मैक्सिमम 0 आ जाए। तो यहाँ क्या ऑपरेशन लगाया आपने, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, तो क्या आ गया आपका 0, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, पहला कॉलम आ गया। फिर सेकंड कॉलम 1 माइनस 1, फिर 0 आ गया, ये बी माइनस सी और ये बी क्यू माइनस सी क्यू। थर्ड कॉलम एज इट इज रख दिया 1 सी सी क्यू। ये फिर आपने पहली रो से एक्सपेंड कर दिया, पहली रो से एक्सपेंड किया तो क्या बन जाएगा आपके पास, सेकंड ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट आ गया, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू, ये आ गया। पहले कॉलम से ए माइनस बी कॉमन लिया, दूसरे कॉलम से बी माइनस सी कॉमन लिया, क्या बच गया आपके पास, ये यहाँ आ गया 1 और इधर आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरी जगह देखें, सेकंड कॉलम से बी माइनस सी कॉमन लिया है तो वहाँ 1 आ गया और यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। अब एक्सपेंड कर देते हैं सीधे, तो देखिए ये बचा आपके पास ए माइनस बी, बी माइनस सी, एक्सपेंड किया तो ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये ए माइनस बी माइनस सी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बहुत छोटी कैलकुलेशन है, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये किसके, ये आपका राइट हैंड साइड था, ये आ गया। तो इस तरह से आप जो डिटरमिनेंट दे रखे हैं उन डिटरमिनेंट्स को आप लर्न करके रखेंगे। दोबारा पढ़ते हैं एक बार, फर्स्ट रो 1 1 1, सेकेंड रो ए बी सी, थर्ड रो ए क्यू बी क्यू सी क्यू, किसके बराबर है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और दोबारा से फिर ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये भी सारणी किसी के बराबर है। यहाँ प्रूफ करेंगे R3 प्लस R1 कर दें, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा। चलो देखो ये भी करते हैं, 8th बी,
लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, क्या था, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। पहले आपने क्या किया, R3 प्लस R1, R3 प्लस R1 ऑपरेशन लगा दिया। तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और थर्ड रो क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड रो से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया आपने, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, क्या बन गया फिर, फर्स्ट रो ए बी सी, सेकेंड रो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और थर्ड रो 1 1 1। ये जो पहले साल ने किया था वही वाला बन गया। पहली पंक्ति को 2 रो पार करके नीचे लिख दिया है, और 2 रो पार करके लिखते हैं तो 2 बार माइनस का चेंज होता है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता, वही सेम रहता है। और ये सारणिक तो फिर आपको पता है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी पहले से है। तो यही आपको वहाँ दे रखा था, देखें यही दे रखा था। पहली रो ए बी सी, सेकेंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थर्ड बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो ये किसके बराबर आ गया, ये ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आ गया। तो आपको ये वाली बात में लर्न करें, लेकिन ये जो ए नंबर वाला है ये आपको निश्चित रूप से याद करके रखना है। बहुत जगह सब क्वेश्चंस के रूप में काम आता है, और ऐसे के ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 9th 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। अब ये 5 डिग्री के हो गए, 5 डिग्री के एक्सप्रेशन आ रहा है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी तरह से नीचे ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए बी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, बी वाले को ए में कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व उसी तरह से करना है, अब मैं नहीं कर रहा हूँ। C1 माइनस C2 माइनस C3 ऑपरेशन लगाएंगे, 2 0 बनेगा, फिर उनको एक्सपेंड करेंगे। थोड़ी 5 डिग्री का एक्सप्रेशन हो गया, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 10th ए प्लस बी पी प्लस सी प्लस ए। लेफ्ट हैंड साइड वाला पहला एलिमेंट ले रहा हूँ, पहली रो ले रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। किसके बराबर है, 2 टाइम्स ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, सभी बुक्स में है, तो आपको याद करके रखना है। तीनों ही याद करके रखने हैं। 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ये आ गया ए बी सी ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और इसी तरह 12th वाला। देखो फिर प्रूफ कर देता हूँ, और आपको अगर याद हैं तो ऐसे ही रखेंगे, याद नहीं है तो सब आपको प्रूफ करने। तो देखिए पहला वाला करते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी। और थर्ड रो में क्या था अपने पास, थर्ड रो में था एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। तो पहले आपने अप्लाई किया C1 गोज़ टू C1 प्लस C2 प्लस C3। पहले कॉलम में तीनों को ऐड कर दिया आपने, तो क्या आएगा देखें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा, 2p प्लस 2q प्लस 2r। और थर्ड एलिमेंट क्या आएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो 2 आपने साथ साथ कॉमन ले लिया। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कॉलम या एक रो में होता है, और एक कॉलम में 2 2 2 कॉमन है, तो कॉमन भी ले सकते हैं। और यहाँ आ गया p प्लस क्यू प्लस आर, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। और ये कॉलम है जिट इज b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड। और यहाँ हो गया c प्लस ए आर प्लस पी
और ये z प्लस एक्स। दोबारा से देख सकते हैं, पहले आपने डिटरमिनेंट लिखा, फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई कर दिया फर्स्ट कॉलम पर। अब क्या किया आपने, अब यहाँ अप्लाई करते हैं C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करते हैं या टर्म को छोटा छोटा बनाने की कोशिश करते हैं बड़ी टर्म में। तो अब यहाँ क्या किया, इससे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, डबल टर्म का सम आ रहा है, अब सिंगल टर्म आ जाएगी। तो देखो क्या होगा, 2 टाइम्स फर्स्ट कॉलम एज इट इज A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस आर, और ये x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो b प्लस सी में से a प्लस बी प्लस सी घटाएंगे तो ये माइनस a, q प्लस आर से p प्लस क्यू प्लस आर घटाएंगे तो ये माइनस p, y प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड घटाएंगे तो ये माइनस x। फिर थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम c प्लस a से a प्लस बी प्लस सी घटाएंगे माइनस b, r प्लस p से p प्लस क्यू प्लस आर घटाएंगे तो ये माइनस क्यू, और z प्लस एक्स से x प्लस वाई प्लस जेड घटाएंगे तो ये माइनस वाई। ये आ गया। अब अपन ऐसा करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 फिर अप्लाई कर देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए क्या हो गया, 2 टाइम्स A प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ A प्लस बी प्लस सी माइनस A माइनस बी, सी आ गया। P प्लस क्यू प्लस आर माइनस P माइनस क्यू, आर बचा। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये जेड बचा। फिर साथ साथ इनमें से कॉमन ले लें, या चलो रहने देते हैं, ऐसे ही करते हैं, माइनस A माइनस P माइनस एक्स, और यहाँ आ गया माइनस B माइनस क्यू माइनस वाई। अब इसको यहाँ ले आते हैं। अब ऊपर क्या किया, अब आपने फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को, तो 2 आउटसाइड है वो तो ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन नेगेटिव अपन ने इसी में चेंज कर दिया, माइनस A माइनस P माइनस एक्स को क्या लिख दिया आपने, APX, और ये हो गया आपका CRZ। और नेक्स्ट क्या है आपके पास, माइनस B माइनस Q माइनस वाई। अब आपने क्या किया, C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया, तो फिर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को फिर उसी कॉलम में ले लिया, चेंज कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, तो क्या आ गया अपने पास, APX BQY और CRZ। यही आपके पास राइट हैंड साइड दे रखा था। स्टार्टिंग से देख लें एक बार, जिन लोगों को इनकी वैल्यू याद नहीं है और पहले नहीं कर रखे हैं, उनको 2-2 3-3 बार करने हैं। ये जो मैंने डिटरमिनेंट लिख दिए हैं, सारे डिटरमिनेंट बहुत पॉपुलर हैं, बहुत एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, और कई जगह सब क्वेश्चन की तरह भी काम आते हैं। क्या लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, पहली रो A प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, सेकेंड रो P प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी, थर्ड रो X प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स। सबसे पहले C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई किया, तो फर्स्ट कॉलम में A प्लस बी प्लस सी P प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। फिर अगले स्टेप पे आपने C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 किया, जिससे सिंगल एलिमेंट आ गए C2 C3 में। फिर आपने दोनों को ऐड करके फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया या ऐड कर दिया दोबारा से, नेगेटिव साइन थे तो ऐड करने से ही वो सिंगल टर्म आ गई, और यही तो आपको लाना था। फिर आपने C1 C2 को इंटरचेंज किया और फिर C2 C3 को इंटरचेंज किया, आपका ये आ गया, 2 आउटसाइड दे ही रखा था, तो ये प्रूफ हो गया आपका। तो आप देखें, इसको लर्न करके रखेंगे। 10th नंबर, A प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए P प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, ये बराबर है 2 टाइम्स ABC PQR एक्स वाई जेड। अपन 11th वाला देखते हैं। अच्छा चलो आज ऐसे ही छोड़ते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में इनको प्रूफ करते हैं। सभी को नमस्कार।